विजय दिला, विजय दिला, विजय दिला, विजय दिला, विजय दिला, विजय दिला, विजय दिला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि यूपी की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे कुछ ही देर में आने शुरू हो जाएंगे और हर बार की तरह आज भी सबसे पहले सटीक नतीजे आपको हम दिखाने जा रहे हैं। एबीपी गंगा ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और पल पल की अपडेट आपको देंगे। देखिए, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और उसकी 3 सीटों पर हुए उपचुनाव की आज मतगणना होनी है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। और इसी के साथ मेरा साथ देंगी मेरी सहयोगी गुंजन दीक्षित। बहुत बहुत शुक्रिया आयुषी। तो आज का दिन बेहद खास क्योंकि 3 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ जाने वाले हैं और अब आप टेलीविजन स्क्रीन पर आयुषी और मेरे साथ साथ 3 अलग अलग तस्वीरें देखेंगे। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं जहां गुजरात और हिमाचल के नतीजे जो आएंगे वो नतीजे पल पल का अपडेट एबीपी गंगा आपको देगा। इसके साथ मेरे दाईं तरफ आप देखेंगे मैनपुरी के नतीजे, एक एक अपडेट आपको दिया जाएगा और दाईं तरफ आप देखेंगे तो वहां पर आप समझ पाएंगे कि रामपुर और खतौली में किसके सर जीत का ताज सजने जा रहा है। तो यूपी के उपचुनाव में 3 दिन पहले 5 दिसंबर को मतदान हुआ। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर खतौली विधानसभा सीटों में उपचुनाव हुआ। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा ने डिंपल यादव और भाजपा ने रघुराज शाक्य को उतारा है। वहीं रामपुर सदर सीट से आजम खान के करीबी आसिम राजा को सपा ने टिकट दिया, जबकि भाजपा की तरफ से आकाश सक्सेना चुनाव मैदान में है। खतौली सीट पर विक्रम सिंह सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी भाजपा उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है, जबकि सपा के सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल ने मदन भैया को प्रत्याशी बनाया है। अब से थोड़ी ही देर में यह साफ होने जा रहा है कि जनता ने किसका विजय तिलक किया है। मैनपुरी, रामपुर और खतौली से किसको अपना प्रतिनिधि चुना है। तो एक एक अपडेट एबीपी गंगा पर आपको सुबह 6 बजे से लगातार मिलेगा। यूपी की 3 सीटों पर आज मतगणना होगी। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और उसके बाद एक एक तस्वीर जो सामने आएगी, क्योंकि मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है जिसमें 5 विधानसभा सीटें आती हैं और एक एक सीट पर किस तरीके से काउंटिंग आगे बढ़ेगी वो एक एक अपडेट एबीपी गंगा आप तक पहुंचाएगा। इसके साथ साथ रामपुर और खतौली की विधानसभा सीट जहां के जो नतीजे सामने आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। और इस बार ये जो सीटें हैं, एक सीट मैनपुरी की सीट विरासत की सीट है, रामपुर की सीट सियासत को बचाने की सीट है क्योंकि आजम खान की साख वहां पर दांव पर लगी हुई है और मैदान में है आसिम राजा जो कि बहुत करीबी माने जाते रहे हैं आजम खान के। लेकिन देखने वाली बात यह होगी क्योंकि उनका मुकाबला आकाश सक्सेना से होने जा रहा है, जिन्होंने सीधे तौर पर चुनौती आजम खान को दी है। दूसरी तरफ मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में नेताजी की साख को बचाना, विरासत को बचाना बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए बना हुआ है और डिंपल यादव मैदान में है और डिंपल यादव वहां पर अपनी पूरी ताकत लगा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई कोर कसर वहां पर नहीं छोड़ी है। खतौली की सीट अपने आप में खास है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वहां पर अभी कब्जा रहा है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता ने किसके सर पर जीत का ताज सजाया है, क्योंकि किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और थोड़ी ही देर में ईवीएम खुलना शुरू होगी और उसके बाद एक एक नतीजे एबीपी गंगा आपको बताता रहेगा। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप एक एक नतीजे देख पाएंगे और इसके साथ तीनों सीटों के साथ साथ गुजरात और हिमाचल के नतीजे क्या रहने वाले हैं वो भी एबीपी गंगा आज आपको बताने जा रहा है। कड़ा मुकाबला है मैनपुरी, खतौली और रामपुर की सीट पर। किसके सर पर जीत का ताज सजेगा, किसका होगा विजय तिलक, इसका इंतजार सबको और एबीपी गंगा एक एक सीट का, एक एक वोट का अपडेट आप तक पहुंचाएगा। तो बिल्कुल 3 सीटों पर शुरुआती दौर से 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और एबीपी गंगा पर सबसे पहले रुझान आप देखेंगे। मैनपुरी की सीट की अगर बात की जाए तो विरासत की सीट है, तो वहीं रामपुर में आजम खान का साथ इस बार जनता देगी कि नहीं देगी, ये भी देखने वाली बात है। तो उपचुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा और सपा रालोद के गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला दिखा। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने इन उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। प्रचार में भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक,
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने प्रचार किया, वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में प्रचार की कमान को संभाला। साथ ही रामपुर सदर क्षेत्र में सपा उम्मीदवार आसिम राजा के पक्ष में आजम खान और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद के साथ एक संयुक्त रैली की। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी ने खतौली में जमकर प्रचार किया। मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण ये सीट खाली हुई है, जबकि रामपुर सदर में आजम और खतौली विधानसभा सीट पर विक्रम सिंह सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद ये चुनाव हो रहा है। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि जनता का फैसला क्या रहने वाला है। और नतीजे से जुड़ी एक ब्रेकिंग आपको सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा सटीक नतीजे आप तक पहुंचाएगा। थोड़ी ही देर में उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। रामपुर का सियासी दंगल अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि मैदान में है आकाश सक्सेना, जिन्होंने कड़ी चुनौती आजम खान को कई मौकों पर दी है, और आसिम राजा जो हाल ही में हुए चुनाव हार चुके हैं। 6 महीने पहले ही रामपुर में उपचुनाव हुआ और वहां पर आसिम राजा को हार का मुंह देखना पड़ा। घनश्याम सिंह लोधी ने उन्हें चुनाव हरा दिया। लेकिन अब इस बार आजम खान ने पूरी ताकत लगा दी है। इमोशनल कार्ड खेला गया, पसमानदा कार्ड खेला गया। अब वो कार्ड कितना कारगर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैनपुरी की सीट अपने आप में खास है, क्योंकि नेताजी की विरासत को बचाना है, और इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत वहां पर झोंक दी है। डिंपल यादव के साथ साथ पूरा परिवार एकजुट नजर आया। यहाँ की शिवपाल यादव भी एक साथ नजर आए और पूरे परिवार ने मिलकर प्रचार किया। और कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो ग्राउंड जीरो से एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सनोज मुझे नजर आ रहे हैं खतौली से, नितिन मैनपुरी से, इसके साथ साथ रतीश जुड़ गए हैं और एक और सहयोगी उबैदुर रहमान रामपुर से एक एक अपडेट हमें देंगे। सबसे पहले चलिए रुक कर लेते हैं सनोज का। सनोज, खतौली में मुकाबला कड़ा है और इस कड़े मुकाबले का इंतजार सबको था। नेताओं को जितना इंतजार, जनता को भी उतना ही इंतजार। क्या होने वाले हैं नतीजे, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं? हाँ, देखिए, इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर की कुकड़ा मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर ही जो मतगणना है वो मतगणना होने जा रही है, और उसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आज प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा खुलेगा। ईवीएम से जब वोट निकलेंगी तब ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसके दावों में कितना दम था, किसको जनता ने पसंद किया, कौन जनता की कसौटी पर खरा उतरा, जनता ने किसका मुंह मीठा कराया। और ये एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है, तो यहाँ किसका मुंह मीठा होने जा रहा है आपको तैयारियां दिखा देता हूँ। देखिए, लिखा है प्रवेश द्वार मतगणना कार्मिक अधिकारी उम्मीदवार, और यहाँ मतगणना होनी है। चूंकि अभी बड़े अधिकारी और जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, इसलिए यहाँ पर अभी मीडिया को एंट्री नहीं दी जा रही है। लेकिन देखिए, जो ईवीएम है, ईवीएम यहाँ सुरक्षा के घेरे में, देखिए पैरा मिलिट्री फोर्स का जो मूवमेंट है वो आपको नजर आ जाएगा। जो ईवीएम है वो यहाँ सुरक्षा के घेरे में रखी गई है। 3 लेयर सुरक्षा यहाँ पर की गई है। दूसरी तस्वीरें आप ये देख लीजिए कि जो डॉग स्क्वाड है और बम स्क्वाड है वो दस्ता भी यहाँ पर पहुँच गया है। सुबह सवेरे ये दस्ता देखिए 6 बजे से पहले से ही यहाँ पर जो चेकिंग है वो चेकिंग यहाँ पर शुरू कर दी गई है। ये सामने कैंप कार्यालय है, जिला निर्वाचन अधिकारी यहाँ पर बैठेंगे। देखिए, तमाम चाहे बाइक हो, चाहे कोई ऑफिस है, चाहे किसी के बैठने की व्यवस्था है, तमाम देखिए डॉग स्क्वाड यहाँ पर कर रहा है, और पुलिस पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर डटी और जुटी हुई है। चूंकि देखिए पारा लुढ़का हुआ है और पारा सर्द है, मौसम सर्द है, और ऐसे में देखिए पुलिसकर्मी यहाँ पर रात भर यहाँ पर ड्यूटी दी है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको हाथ तापते हुए यहाँ पर नजर आ जाएंगे। चूंकि पारा लुढ़कने से यहाँ पर जो सर्दी का एहसास है वो कुछ ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर हाथ तापते हुए ये पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर ये देखिए कि फोर्स का जो मूवमेंट है आपको दिखाना चाहूंगा। एबीपी गंगा पर देखिए, सबसे पहले जो फोर्स का मूवमेंट है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। जो तमाम पुलिसकर्मी है, कहाँ उनकी ड्यूटी लगाई गई है, एक गेट नंबर 1 पर कौन खड़ा होगा, गेट नंबर 2 पर कौन होगा, गेट नंबर 3 पर कौन। तो ये देखिए फोर्स का मूवमेंट बढ़ता हुआ अब ये पुलिसकर्मी यहाँ पूरी तरीके से सुरक्षा का ऐसा चक्रू रचेंगे कि बिना इनकी इजाजत के परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। और आज का दिन मुजफ्फरनगर ही नहीं, पूरे समय बहुत कम बचा हुआ है, और ये मतदान होने के बाद ही लगातार सुरक्षा घेरे इसी तरीके के देखे गए हैं, चाहे सुरक्षा कर्मियों की ओर से हो या फिर पार्टियों के कार्यकर्ताओं की ओर से हो। लौटूंगी सनोज आपके पास, रुक करेंगे उबैदुर रहमान का। उबैदुर रहमान, रामपुर में आप कहां पर मौजूद हैं और वहां किस तरीके की हलचल आप 2 घंटे पहले मतगणना से पहले देख पा रहे हैं? इस वक्त रामपुर में समाजवादी पार्टी का जो दफ्तर है दारुल अवाम,
ये दफ्तर समाजवादी पार्टी का है यहाँ पर, और आजम खान का ये दफ्तर है। दारुल अवाम के गेट अभी बंद हैं, थोड़ी देर पहले खुले थे। कुछ चहल पहल अभी शुरू हुई है, कार्यकर्ताओं का आना शुरू हुआ है, क्योंकि आज मतगणना है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं हासिम राजा, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, बड़ी धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्ग विशेष को मतदान नहीं करने दिया गया है। उसकी शिकायत उन्होंने जो अपने अधिवक्ता है उसके ज़रिए चुनाव आयोग से भी की है, और आज ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी उठ सकता है, क्योंकि एक रामपुर के वकील ने भी इसमें याचिका लगाई है कि जो मतदान हुआ है वो फेयर नहीं हुआ है और वर्ग विशेष को वोट नहीं डालने दिया गया है। तो रामपुर का जो सियासी पारा है आज दिन भर वो बहुत गर्म रहने वाला है, क्योंकि जो नतीजे आएंगे 8 बजे से जिस तरह से, तो उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या आजम खान की वो राजनीतिक सल्तनत बच पाएगी जिस पर 45 सालों से वो विधायक बनते रहे हैं। और आजम खान इस सीट से अभी, क्योंकि कोर्ट से सजा होने के बाद ये सीट खाली हुई है, उपचुनाव हुआ है। पिछली बार लोकसभा में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, लेकिन हाल ही में जो 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, इस सीट से आजम खान ने जेल में रहते हुए बड़ी जीत हासिल की थी। इसलिए समाजवादी पार्टी को ये अपना जो गढ़ है, घर है, ये बचाना बहुत बड़ी चुनौती है। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसका जिक्र आपने किया, उसके बाद आसिम राजा कई तरीके के आरोप भी लगा रहे हैं। चलिए देखने वाली बात होगी कि वहां की जनता ने फैसला क्या किया है। इंतजार हमें थोड़ा सा करना होगा। मैनपुरी की सीट अपने आप में बेहद खास है। रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी रतीश का। रतीश, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं? नितिन हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं और क्या अपडेट वहां से कैसे पल पल का देंगे, बताएं। देखिए गुंजन, मैं इस समय नवीन मंडी स्थल पर मौजूद हूं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा तस्वीरें दिखाएं। देखिए अब 6 बजे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। अधिकारियों का जो मूवमेंट है वो बढ़ने लगा है। 8 बजे से ये मतगणना शुरू होनी है। मैनपुरी लोकसभा में 5 विधानसभा आती है, जिसमें जसवंत नगर का की जो काउंटिंग है वो दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में वहाँ काउंटिंग होनी है। 35 राउंड की काउंटिंग वहाँ होनी है। और जिस जगह जो मैं मौजूद हूँ, ये नवीन मंडी स्थल है। यहाँ 4 विधानसभाएं यानी भोगांव, किशनी, मैनपुरी और एक करहल, ये 4 विधानसभाएं उनकी यहाँ काउंटिंग होनी है। अधिकारियों का कहा जाए अब जो पहुँचना शुरू हो गया है। इसके साथ ही आप तस्वीरों में देख रहे होंगे तमाम पुलिसकर्मियों की ड्यूटी पर वो मुस्तैद हो गए हैं। ये गेट नंबर 2 है। यहाँ से होकर तमाम जो मतदान के जो कार्मिक हैं वो लोग यहाँ से जाएंगे। तमाम तो कुल मिला के कहा जाए तमाम चीज़ें ब्रीफ कर दी गई। सबसे पहले जो कहा जाए जो टेबल हैं वो किशनी में सबसे कम टेबल हैं। 29 राउंड में वहाँ मतगणना होनी है। 32 राउंड में भोगांव और मैनपुरी में मतगणना होनी है। और इसके साथ ही जो करहल है वहाँ 34 राउंड में मतगणना होनी है। 14 टेबल लगाई गई हैं, एक आरोप की टेबल लगाई गई है। तो राउंड वाइज सारी चीज़ें रहने वाली हैं। और इस अब देखिए मैं और आपको दूसरी तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ किस तरीके से लगातार जो पुलिसकर्मी हैं वो अपने ड्यूटी पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। मैनपुरी वो जगह जहाँ जो विरासत की सियासत को बचाने की ज़बरदस्त जंग समाजवादी पार्टी ने छेड़ रखी थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी दशकों से यहाँ कमल खिलाने को बेकरार नजर आ रही है। तो समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी ये चुनाव हुआ है, पूरे देश की उस पर नजरें हैं। दावा दोनों दलों का किया जा रहा है। करीब 70 लाख से ज़्यादा मतदाता यहाँ मैनपुरी में है। 54.5% वोटिंग यहाँ हुई है। कुल मिला के कहा जाए तैयारियां क्योंकि नेताजी की सियासत वाली वो सीट रही है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर कमल नहीं खिला पाई है और नेताजी के जाने के बाद बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत भी लगा दी है। लौटूंगी आपके पास, रुक करेंगे अविनाश का। अविनाश रामपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, रामपुर में जो पिछले दिनों हमने बदलती तस्वीर देखी, मतदान हुआ उस वक्त भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की ओर से कई आरोप लगाए गए और उसके बाद कल आसिम राजा की ओर से ये कहा गया कि धांधली हुई है, वोट देने नहीं दिया गया। इसके साथ साथ हमने ये भी तस्वीर देखी कि जब मतदान खत्म हो गया तो उसके बाद सुरक्षा केंद्रों के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डेरा भी जमाए रहे। जिनको अगर बात करें तो जिस तरीके से आज रामपुर के लिए मतगणना होनी है, सुबह 8 बजे से इस मतगणना की शुरुआत हुई है, लेकिन निगाहें 2 तरफ होगी। क्योंकि अगर बात करें तो एक तरफ जहां रामपुर में काउंटिंग की शुरुआत होगी, वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी निगाहें होंगी। क्योंकि जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने कल साफ तौर पर यह कहा है कि रामपुर में जो आरोप लगे हैं, जो पिटीशन दायर की गई है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि रामपुर में एक वर्ग विशेष को मतदान नहीं करने दिया गया और पुलिस वालों ने खुद मतदान करने से तमाम तरह वर्ग विशेष के लोगों को रोका। उसको लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने
साफ तौर पे कहा कि काफी गंभीर मसला है और कल इस मामले को मेरे सामने पेश किया जाए। तो आज तकरीबन 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में तमाम सारे साक्ष्य रखे जाएंगे, वीडियो रखे जाएंगे और कुछ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तमाम सारी चीजों को देखेंगे। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कुछ आदेश आए। अब वो क्या आदेश आता है ये देखने वाली बात होगी। वहीं इलेक्शन कमीशन को भी प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने खत लिखा है कि रामपुर में इलेक्शन फेयर नहीं हुए, लिहाजा वहां का चुनाव रद्द किया जाए। लेकिन इन सब के बीच 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी और जिस तरीके से अगर बात करें तो लगभग 33.5% यहाँ पे मतदान हुआ था। उसके बाद से लगातार तमाम तरह सवाल उठ रहे थे कि वर्ग विशेष को रोका गया है। और इसी तरीके से अगर बात करें तो जिस दिन मतदान था यानी कि 5 तारीख को जब मतदान था तो उस दिन भी तमाम सारे आरोप लगाए गए थे। और आज अगर बात करिए तो जिस तरीके से यहाँ पे सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होनी है, तमाम सारी तैयारियां की गई है। सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद किया गया क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो रामपुर में खासतौर से आजम खान का वर्चस्व रहा है। 1979 से लगातार वही चुनाव जीतते आए हैं या फिर उन्होंने जिनको समर्थन किया है वो चुनाव जीते हैं। तो इसलिए जिस तरीके से पिछले 42-43 सालों से वो लगातार वहां से विधायक चुनते आए हुए हैं या फिर उनके ही किसी न किसी सरप्रस्त को वहां से विधायक चुना गया है। तो लिहाजा इस बार क्या नतीजे रहेंगे, क्या आजम खान ने जिस तरीके से असीम रजा को वहां से टिकट दिलाया और वहां से चुनाव लड़वाया, क्या वही विधायक चुने जाते हैं या फिर जिस तरीके से अगर बात करें तो बीजेपी लगातार दावेदारी कर रही है कि वो इस बार इतिहास रचेगी और रामपुर की सीट को जीत कर दिखाएगी। जी ठीक है। अविनाश आप हमारे साथ बने रहिए, बाकी सहयोगी भी हमारे साथ बने रहिए। किस तरीके से समीकरण है खतौली के, कितने वोट हैं, कितने वोट पड़े, पिछली बार कौन जीता, वो समीकरण जरा अपने दर्शकों को समझा देते हैं। कुल वोट 3,12,446 खतौली में है और 1,79,560 है जो वोट पड़े हैं। अब आपको हम बताते हैं कि रामपुर का क्या वोट परसेंटेज रहा है। तो देखिए कुल उम्मीदवार खतौली के पहले देख लीजिए, 14 उम्मीदवार हैं मैदान में। अब रामपुर की बात करें तो 3,86,000 कुल मिलाकर वोट है। वोट कितने पड़े वो भी आपको बताते हैं, 1,31,000 क्योंकि जो मतदान का प्रतिशत रहा वो इस बार रामपुर में काफी कम देखने को मिला, 33.94% बस वोट प्रतिशत रामपुर में रहा है। कुल उम्मीदवार 10 है मैदान में, कड़ा मुकाबला आसिम राजा और आकाश सक्सेना के बीच में है। 14 टेबल पर मतगणना होनी है, करीब 33 राउंड होंगे इस मतगणना में, 33 राउंड होने वाले हैं। तो देखिए रामपुर में किसका विजय तिलक होगा, इसको लेकर क्या जो समीकरण अभी तक रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए उबैदुर रहमान का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। उबैदुर रहमान, जिस तरीके से हमने देखा तीनों सीटों पर मतदान हुआ और सबसे ज्यादा कम वोट परसेंटेज रहा रामपुर का, तो क्या इसके मायने समझे जाएं? क्या वोट परसेंटेज पहले भी इसी तरीके का रहा है या इस बार पहले से कम रहा है या इसके कुछ मायने समाजवादी पार्टी के लिए घातक साबित हो सकते हैं? देखिए जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और जो अगर इस विधानसभा सीट की हम बात करें तो इस विधानसभा सीट पर लगभग 60% मुस्लिम मतदाता हैं और ऐसे में वोट प्रतिशत जो कम हुआ है उस पर सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो नेता और प्रत्याशी हैं जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जो चुनाव को रद्द करने की मांग जैसे प्रोफेसर रामगोपाल ने की है या सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा है, तो जाहिर सी बात है कि जो रामपुर में मतदान का प्रतिशत है उस पर सवाल तो उठ ही रहे हैं और इसीलिए ये बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर इतना प्रतिशत कम क्यों रहा। और दूसरी बात यह है कि तीनों विधानसभा जो 2 विधानसभा और 1 लोकसभा, तीनों जगह पर सिर्फ समाजवादी पार्टी गठबंधन और भाजपा के ही प्रत्याशी मुकाबले में हैं। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, दोनों राजनीतिक दलों ने इस तरह से इस उपचुनाव को छोड़ दिया जैसे वो राजनीतिक दल ना हो, क्योंकि राजनीतिक दलों का काम है चुनावों में लड़ना, प्रत्याशी लड़ाना। जब राजनीतिक दल अपने चुनाव मैदान से हट जाते हैं तो उनके कार्यकर्ता भी वो हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मत प्रतिशत है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि रामपुर में मतदान का कम वोट पड़ने के बाद सवाल और ज्यादा खड़े हो रहे हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। मैनपुरी के क्या समीकरण है, कितने वोट है, कितने वोट पड़े हैं और कितना प्रतिशत मतदान हुआ, ये जल्दी से बता देते हैं। 17,42,207 कुल मिलाकर वोट है और 9,40,000 वोट पड़े हैं मैनपुरी में। और आपको ये भी बता दें कि वोट प्रतिशत रहा है 54.30%। डिंपल यादव और रघुराज शाक्य के बीच में मुकाबला है। मैनपुरी की लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं और ये सीटें अपने आप में बेहद खास है। जसवंत नगर की बात करें, शिवपाल सिंह यादव यहाँ से विधायक है और 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा जो लीड मिली थी वो इसी सीट से मिली थी। दूसरी सीट की अगर बात करें तो मैनपुरी
मैनपुरी सदर की सीट जहां से जयवीर सिंह विधायक है जो कि कैबिनेट मंत्री है। तो ऐसे में पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां से लगाई है। भोगांव और मैनपुरी सदर की सीट जिस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, इसके साथ साथ बाकी की जो 3 सीटें हैं वहां से समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करती आ रही है। करहल की सीट जहां से खुद अखिलेश यादव विधायक है। अब ऐसे में दोनों पार्टियों की ओर से पूरी ताकत लगा दी गई। अब चलिए जसवंत नगर की सीट के समीकरण को आपको थोड़ा सा समझाते हैं, क्योंकि जसवंत नगर की सीट अपने आप में बेहद खास है और सैफई जिसका जिक्र मुलायम परिवार के बीच हमेशा होता है, मुलायम परिवार का गढ़ है, उनका घर है, उस सैफई की जो सैफई वाली जगह है वो जसवंत नगर के अंदर ही आती है और दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव वहां से विधायक है। तो ऐसे में वो सीट अपने आप में महत्व हो जाती है। करहल की सीट की अगर बात करते हैं तो करहल की जो सीट है वहां से अखिलेश यादव खुद विधायक है और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। समाजवादी पार्टी वहां से जीतती आई है और उस सीट पर समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हर एक सीट पर ये पूरी कोशिश की है जाकर प्रचार किया जाए और वहां के जो वोट बैंक है उसको अपने हक में किया जाए, क्योंकि बीजेपी के लिए ये इतनी आसान प्रक्रिया नहीं रहने वाली थी। चलिए नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, सीटें अपने आप में खास हैं, चाहे मैनपुरी सदर की बात करें क्योंकि वहां से कैबिनेट मंत्री विधायक है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो कि करहल से विधायक है। जसवंत नगर की सीट जहां से शिवपाल सिंह यादव विधायक है। तो मुकाबला अगर देखें तो कांटे का यहाँ पर नजर आता है। बेशक भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन ताकत लगाने में कोई कसर बीजेपी ने नहीं छोड़ी है। बिल्कुल गुंजन, देखिए परंपरागत सीट रही है समाजवादी पार्टी की। 1989 में उदय प्रताप सिंह जो मुलायम सिंह यादव के गुरु रहे, वो जनता दल से रहे। 1991 में सजपा से रहे, एसजेपी से जैसे चंद्रशेखर जिसके अध्यक्ष थे। 96 में मुलायम सिंह यादव और उसके बाद वो बलराम सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव या उनके जो परिवार के लगातार सदस्य बने रहे। तो आप समझ सकते हैं जिस सीट पर 3 दशक से ज़्यादा समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जो सैफई जो मुलायम सिंह यादव का गांव रहा है उसमें वो लोकसभा सीट है। तो ऐसे में ये मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली होना समाजवादी पार्टी ने जोर पूरा लगा दिया, क्योंकि बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल ज़बरदस्त हाई नज़र आया। और बीजेपी को लगा कि जब आजमगढ़ जहां 10 के 10 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, रामपुर जहां दशकों से आजम खां और उनका एक छत्र राज चलता है, जब वो वैसी लोकसभा हम छीन सकते हैं, हम बदायूं छीन सकते हैं, रोजा छीन सकते हैं, तो मैनपुरी क्यों नहीं। ये सारे समीकरण रहे हैं। एक तरफ विरासत की सियासत, दूसरी तरफ मैनपुरी के लिए बीजेपी कमल खिलाने को बेकरार नजर आई। अब करीब 9,40,000 मतदाताओं ने अपना वोट कास्ट किया है। जो वोटिंग परसेंटेज है वो 3 से 4% तुलनात्मक तौर पर 2019 से कम रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो समाजवादी पार्टी को जो कॉन्फिडेंस है या उम्मीदें हैं वो है करहल से। 58% वोटिंग हुई है, माफ़ कीजिएगा, जसवंत नगर से। जसवंत नगर के बाद करहल। ये जसवंत नगर और करहल जो परंपरागत कहा जाए समाजवादी पार्टी के मजबूत किले हैं और समाजवादी पार्टी ने ताकत वहाँ भी झोंकी है। इसके साथ ही किशनी हो, भोगांव हो, ये मैनपुरी हो, इसमें से 2 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के विधायक हैं और एक जयवीर सिंह जो मैनपुरी सदस्य से विधायक और मंत्री भी है। तो बीजेपी को इन 3 सीटों से ज्यादा उम्मीद है। कुल मिला के कहा जाए आज का जो इलेक्शन बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को जानती है नितिन की नेताजी से अलग हटके ना ये चुनाव लड़ा जा सकता था और ना ही इसमें जीत दर्ज करने के आसार भी हो सकते थे। तो हमने देखा नेताजी के नाम का जिक्र बार बार मुख्यमंत्री ने भी किया और चाहे विधानसभा सत्र की शुरुआत की बात करें तो वहां पर भी सबसे पहले श्रद्धांजलि दी गई। चलिए आप तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहिए, इसी तरीके से बातचीत होती रहेगी और जैसे ही नतीजे आएंगे, रुझान आने शुरू होंगे, एक एक अपडेट एबीपी गंगा आप तक पहुंचाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।